Let's start today's class. Hope you are revising well. अच्छे से आप प्रिपेयर कर रहे हैं। मेरे बेटे इधर कंसंट्रेट करिए। ये बताइए जो कल हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था उसमें कोई डाउट है? कल क्या पढ़ा था हम लोगों ने, बताइए। इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट। इक्विलिब्रियम का मतलब समझ में आ गया था? स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब, स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता था बताइए? इसका भी नीचे नहीं गिरता, देखिए पार्टिकल वो ऐसे, हाँ कोई बात नहीं। स्टेबल देखो, इक्विलिब्रियम का मतलब समझ गए थे। अगर बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स या बॉडी पर लगने वाला नेट टॉर्क 0 तो इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है बेटा, अब कोई बात नहीं। अब यहाँ पर देखते हैं, मैंने स्टेबल इक्विलिब्रियम दो तरह से आपको समझाया था। देखो बेटा, आगे अगर कहीं आपको दूसरी किसी बुक्स में देखो प्यारे बेटे, यहाँ पर देखो बेटा, कोई बात नहीं, जस्ट लेट हो बैठो। एक्चुअल में इक्विलिब्रियम का डिटेल यहाँ नहीं पढ़ना था, बिकॉज ऑफ इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट यहाँ आएगा तो इसलिए थोड़ा जानकारी लेनी थी। अब उस पर्टिकुलर टॉपिक को नहीं पढ़ रहे, टॉपिक हम पढ़ रहे हैं चार्ज और कूलम्ब्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना। तो एक तरह का होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम भी होता है, उस पर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, फिलहाल वो क्या है इधर थोड़ा देखते हैं मेरे बेटे। फिर से एक बार मैं रिकॉल करता हूँ कल की चीज को। स्टेबल इक्विलिब्रियम ये होता था कि अगर किसी बॉडी में सपोज दैट ये किस तरह है, कटोरा है, वेसल है कोई, अब यहाँ पर एक बॉल रखा है, अब इस बॉल को मैं ले जाके यहाँ तक पहुंच गया, तो बेटा बॉल को ले जाके मैं यहाँ थी इनिशियली बॉल, और इस बॉल को लेके यहाँ से मैंने क्या कर दिया, रिलीज कर दिया, तो बॉल कहाँ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, अपनी जगह पे आ जाएगी। मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या था? अगर हम डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग समझें तो कल मैंने मार्कर वाले एग्जांपल से आपको समझाया था कि जमीन में इस तरह से मार्कर पड़ा हुआ है और इसको इस तरह से क्या करते हैं, उठाते हैं, और फिर उठाकर क्या करते हैं, उस जगह से हम लोगों ने क्या कर दिया, आई डिस्प्लेसेस दिस बॉडी फ्रॉम इट्स पोजीशन एंड रिलीज, देन अगेन इट रीचेस टू इट्स पोजीशन। अगर ये अपनी जगह पर पहुंच जाती है तो फिर क्या होगा मेरे बेटे, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। या तो फिर एनर्जी के बेस पर देखें तो मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, मिनिमम एनर्जी। अब जरा देखो जरा, अब यहाँ पे देखो, यही वही मैंने समझाने की कोशिश करी। ये हमारे पास क्या है, एक बॉल है और इस जगह पे रखी थी। अब इस बॉल को मैं यहाँ पे ऐसे कर दूं और छोड़ दूं तो क्या होगा, बॉल कहाँ जाएगी, फिर से यहीं आ जाएगी। दैट इज, ये जो पूरा फिगर है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब प्यारे बेटे अंदाजा है, मैं अगर कुछ इस तरह कर दूं, ये मेरे पास, अब यहाँ पे बॉल को रख दूं, अब इसको यहाँ से धक्का दे दूं तो क्या होगा, बॉल नीचे चली आएगी, क्या यहाँ पहुंचेगी, ये कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, अनस्टेबल। ठीक है ना। मैं कुछ इस तरह से कर दूं, अब इसको बॉल को डिस्प्लेस करूं तो क्या रहेगी, अनस्टेबल। एक्चुअल में उसको फिर हम इसको न्यूट्रल कहते हैं। वो डू द डिटेल आपको यहाँ नहीं पढ़ना उतना, हम थोड़ा जानना था स्टेबल और अनस्टेबल, हमारे टॉपिक के लिए इतना ही जरूरी है। एक तीसरा न्यूट्रल भी होता है, ठीक है, वो फिर अभी फिलहाल एक्चुअल में ज्यादा हो जाएगा, फिर हमारा टॉपिक उससे अलग हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। क्योंकि तो एनर्जी के बेस पर समझ में आया, एनर्जी के बेस पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, अगर एनर्जी बॉडी की मिनिमम से अलग हो, मिनिमम अदर देन मिनिमम, देन इट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ओके, नाउ टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। किसको बताने जा रहे हैं मेरे बेटे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, और न्यूमेरिकल्स करेंगे फिर आज। तो मेरे बेटे यहाँ पे कंसंट्रेट करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है। अब देखो रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है, और अगर हम लोगों के नोट्स में तो लिखा ही हुआ है सब कुछ, है ना। तो व्हाट आर द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, मेरे बेटे उसको जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप लोग लिख सकते हैं। इफ एट अ पर्टिकुलर प्लेस एट अ पर्टिकुलर रीजन देयर आर मल्टीपल चार्जेस, अगर किसी जगह पर और या किसी प्लेस में हमारे पास कई सारे चार्जेस हैं, ठीक है, देन मान लेते हैं ये मेरे पास Q1 है, ये मेरे पास Q2 है, ये Q3 है, दिस इज द माइनस Q4 एंड दिस इज द Q5, राइट। These are the multiple charges at a region, right? So I want to calculate the force on a particular charge. मैं किसी particular charge पे क्या करना चाहता हूँ, force calculate करना चाहता हूँ। हम जानते हैं कि अगर किसी जगह पर बहुत सारे चार्जेस होंगे तो सभी एक दूसरे पर क्या अप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे। तो सभी एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो कभी मुझे रिक्वायरमेंट हो सकती है कि भाई किसी एक का फोर्स बताओ हमें कैसे होगा। तो प्यारे बेटे जरा देखो, कुछ चीजें होती है सजाने की, और जो सजाने वाली चीजें उनको कॉपी में सजा लिया जाता है, बट एक्चुअली उनका जो प्रैक्टिकल, देखो एक चीज आपको बता दूं, सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स अगर हम इस टॉपिक में करने वाले कूलम्बियन फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो सबसे बेहतरीन क्वेश्चंस हमारे बनते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो इस जो ये कॉन्सेप्ट अभी मैं पढ़ा रहा हूँ ये न्यूमेरिकल पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है, बट जो ये अभी मैं बता रहा हूँ थ्योरेटिकल है, और थ्योरेटिकल है तो जो भी हम यहाँ लिखेंगे उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है।
आपसे कभी ये बहुत कम पूछा जाता है कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है। एक्चुअली सुपरपोजिशन का सीधा सा मतलब होता है जोड़ना, टोटल निकालना। अब सुपरपोजिशन, जब हम फोर्स की बात कर रहे हैं, आज हम मल्टीपल चार्जेस एक जगह पर रख रहे हैं, मल्टीपल चार्जेस की बात कर रहे हैं, तो सभी एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो वहां पर हमें नेट क्या निकालना पड़ रहा है, फोर्स। आगे के टॉपिक पढ़ेंगे वहां पर हमें रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ेगी, फिर आगे कुछ पढ़ेंगे वहां पर हमें कुछ निकालना पड़ेगा। तो सुपरपोजिशन का एक्चुअल मतलब होता है कि रिजल्टेंट क्या होगा। अब जिस बात की चर्चा हो रही होगी, अब हम फोर्स की चर्चा कर रहे हैं, तो फोर्स का रिजल्टेंट क्या होगा, नेट फोर्स कितना होगा। सुन में आया ना। तो यहाँ पर प्यारे बेटे सीधा सा मतलब क्या है, अभी इस जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ क्या समझ गए आप लोग, इस टॉपिक का न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा यूज है, या न्यूमेरिकल्स इसके बहुत आते हैं, बट असली थ्योरेटिकल जो हम लोग करेंगे उसको आप लिखेंगे और लिखकर बढ़िया सज जाएगी कॉपी, उसको क्या करेंगे कॉपी में लिखा रहने देंगे, डायरेक्ट उसका एग्जाम पर्पस से या इस थ्योरी का कोई मतलब नहीं होगा। सुन रहे हैं ना, न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो चलिए थोड़ा देखते हैं, फिर से एक बार नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग। Let us consider, if there are multiple charges at a region at a particular place, right, and we want to calculate resultant force at a particular charge. हम लोग क्या करना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर चार्ज पर रिजल्टेंट फोर्स निकालना चाहते हैं, बिकॉज दिस अप्लाइड फोर्स ऑन ईच अदर। तो मैं मान लेता हूँ Q1 पे निकालना चाहता हूँ, किस पे निकालना चाहता हूँ, आप किस पे निकालना चाहते हैं, एनीवन, किसी पे निकालना चाहते हैं, लेट अस कंसीडर इस पे निकालना चाहते हैं, Q3 पे निकालना चाहते हैं, समझ में आया ना। तो अब इस Q3 पर जो नेट फोर्स होगा, तो रिजल्टेंट फोर्स, अब इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे प्यारे बच्चों आप सभी लोग, रिजल्टेंट फोर्स एट अ पर्टिकुलर चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस अप्लाइड बाय द इंडिविजुअल चार्जेस। क्या बताया, दिस इज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। प्यारे बेटे फोर्स कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो प्यारे बेटे मैं मान लेता हूं कि इस थर्ड वाले चार्ज पे, इस Q3 पर जो फोर्स लगेगा, तो सभी अप्लाई करेंगे, अप्लाई करेंगे, अप्लाई करेंगे, अप्लाई करेंगे, अप्लाई करेंगे, सभी लगाएंगे यहाँ पे। तो मैं होगा कि नहीं, यही होगा। सो द इन्वर्टेड कॉमा में क्या लिखेंगे, द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ पर्टिकुलर चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस अप्लाइड बाय द इंडिविजुअल चार्जेस। ये तो लैंग्वेज हो गई कि इंडिविजुअल चार्जेस के द्वारा इस पर जो फोर्स लगाया जा रहा है अलग अलग, उन सभी फोर्सेस का क्या करना, आपको वेक्टर सम करना। क्या करना है, वेक्टर सम। अब यहाँ पर सबसे बड़ी वो आ जाती है बात कि जिन बच्चों को मैंने आपको बताया था, देख लीजिए, आप समझ लीजिए कि जिन बच्चों को वेक्टर नहीं आता है, वेक्टर एडिशन रूल्स नहीं आते हैं, वो इसके क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। तो आप लोगों को अगर नहीं आ रहा है, या तो उसको छूटा हुआ है वेक्टर, अब वेक्टर में क्या एडिशन आना चाहिए, बहुत अच्छे से आना चाहिए। मैं साइड में कुछ चीजें बताता भी रहूंगा, और अगर नहीं है तो उसको आप देखेंगे, उसमें जाके वीडियोस पढ़ेंगे, उनको अच्छे से देख लीजिए। इट इज हाईली रिक्वायर्ड दैट यू हैव टू बी नो, यू हैव कमांड ओवर द वेक्टर और एडिशन रूल भी, नहीं तो फिर नहीं आएगा, फिर समझिए बात को। अब थोड़ा देखते हैं पहले बेटे। अब ये सजावट की भाषा क्या है, जो मैंने लैंग्वेज लिखी उसके नीचे केवल सजा रहा हूँ। अब एक्चुअल में इसका यहाँ पर केवल हम लोग उसको ऐसे लिख लेंगे, फिर इसके न्यूमेरिकल्स में कैसे करना होगा। और देखिए पहले बेटे यहाँ पे समझो। तो सुपरपोजिशन का मतलब समझ में आ गया। सुपरपोजिशन से हम क्या करने जा रहे हैं, किसी पर्टिकुलर चार्ज पे हम नेट फोर्स निकालना चाह रहे हैं, और जो नेट फोर्स होगा वो सभी ये जो चार्जेस हैं जो इस पर फोर्स लगाएंगे उसके किसके बराबर होगा, वेक्टर सम के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, वेक्टर सम के बराबर। तो पहले बेटे मैं मान लेता हूँ फोर्स ऑन थर्ड, किस पे निकालने जा रहा हूँ, फोर्स ऑन थर्ड पे Q3 पे निकालने जा रहे हैं हम लोग, Q3 पे। तो प्यारे बेटे F3 वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा। अब प्यारे बेटे हमारे पास Q3 पे कौन फोर्स लगाएगा, Q1 भी लगाएगा। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे समझा लिया फोर्स ऑन थर्ड ड्यू टू किसके, फर्स्ट, और इसका मैंने वेक्टर सम कर दिया। प्लस मैंने क्या कर दिया बेटा, अब इसकी वजह से भी होगा, तो फिर प्यारे बेटे क्या कर दिया मैंने, थर्ड पर ही किसकी वजह से, सेकंड की वजह से। प्लस प्यारे बेटे हमारे पास क्या आ जाएगा, थर्ड पर ही किसकी वजह से बेटा, फोर्थ की वजह से। ठीक है। अब बेटा थर्ड पर थर्ड की वजह से नहीं होगा बेटा, मैं स्वयं अपने ऊपर कोई फोर्स लगाऊंगा क्या, अरे भाई मुझ पर मैं अपने आप को अफेक्ट क्यों करूंगा। इफ वी आर द मल्टीपल चार्जेस हियर, देन फोर्स इज अप्लाइड बाय यू ऑल, आप सभी के द्वारा लगाया जा रहा है मेरे पे, और हम उसी का क्या करेंगे, इन्होंने कितना लगाया, इस चार्ज की वजह से कितना लगा, इस चार्ज की वजह से कितना लगा, उन सभी का क्या करना है, वेक्टर सम। प्यारे बेटे जितना भी मैं लिख रहा हूँ ये सजावट है, इसका कोई मतलब नहीं है। हमें इस न्यूमेरिकल्स में कैसे न्यूमेरिकल्स करते हैं मैं भी एग्जांपल बताऊंगा, फिर उसको समझना है अच्छे से, ठीक है ना। अभी हम लोग न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो प्यारे बेटे ये तो सिर्फ सजावट के लिखना था। अब प्यारे बेटे हमारे पास क्या होगा, इस Q3 पर कौन लगाएगा, Q5। तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन थर्ड ड्यू टू फिफ्थ। ये सज गया हमारे पास सब। तो फिर अभी तो कुछ समझ में नहीं आया सर, कुछ ऐसा करिए कुछ समझ में आए। तो क्वेश्चंस कैसे आएंगे जरा देखते हैं, बहुत आसान से बहुत समझिए। मैं मान लेता हूं प्यारे बेटी, दिस इज द स्क्वायर, राइट, दिस इज द स्क्वायर। समझ में आया ना मेरे बेटे। नाउ हियर आर द चार्जेस, यहां पर चार्जेस है हमारे पास, ये हमारे कैपिटल Q चार्जेस है, और ये मेरे पास क्या स्मॉल Q चार्ज। ये मैं मान लेता हूं दीज आर द फोर चार्जेस, Q Q and Q and here is Q, right।
ये क्वेश्चन आ गया आपके पास दैट दे आर द 4 चार्जेस प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड ए। अब इस क्वेश्चन का जो हम लोगों ने अभी पढ़ा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इसका एक्चुअल में क्या यूज होगा, तो इसका बेसिक्स तो आई थिंक समझ में आ गया है कि कई अगर किसी जगह पर कई सारे चार्जेस होंगे तो किसी चार्ज पर अगर हमें रिजल्टेंट फोर्स निकालना है तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वह सभी चार्जेस की वजह से जो फोर्स आ रहा है उसी का क्या करेंगे, वेक्टर सम करेंगे। और वो मैंने आपको लिखा दिया, इस तरह से मैंने आपको समझा भी दिया। अब आप एनसीईआरटी वगैरह बुक्स वगैरह देखते हैं तो थोड़ा सा परेशान होते हैं, बिल्कुल भी परेशान मत होना, ये केवल थ्योरेटिकल है। अब हम लोग इसका प्रैक्टिकल यहाँ पर न्यूमेरिकल करते समय किस तरह अप्लाई करते हैं इसको बता दें। मेरे बेटे मैंने क्वेश्चन क्या दिया आपको, देयर आर 4 चार्जेस प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड ए। ए साइड के इस एक स्क्वायर के कॉर्नर्स पर 4 चार्जेस रखे हुए। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन दिस। इस पर आपको क्या निकालना है, रिजल्टेंट फोर्स निकालना। अब टेक्निक क्या होगी, तरीका क्या होगा, बहुत अच्छे से समझिए। मैंने क्या बताया, इस पर फोर्स निकालना है तो इस पर फोर्स कौन लगाएगा, ये लगाएगा, ये लगाएगा, ये लगाएगा। सुन में आ गया ना, सभी लगाएंगे ना। तो फिर मैं क्या करूं, इनकी वजह से जो फोर्स निकल रहा है उसका क्या करूं, सभी को निकाल लूं और उनका क्या करूंगा, वेक्टर सम। अब तरीका क्या होगा जरा देख लेंगे। ये थ्योरी जो थी वो हम लोगों ने जान लिया और अब उससे बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, ठीक है। अब जरा देखते हैं प्यारे बेटे, इसको यहाँ पे समझिएगा कैसे करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको समझाने जा रहा हूँ प्यारे बेटे, सपोज दैट ये Q1 है और ये Q2 है, ठीक। अब प्यारे बेटे इस पे हमें फोर्स निकालना है, किसकी वजह से, इसकी वजह से। तो सिंपली आप क्या करोगे, दोनों को ऐसे जोड़ दोगे और अगर ये सेम चार्जेस है तो प्यारे बेटे क्या होगा, ये वाला इस पे क्या करेगा, रिपल करेगा इस तरह से। मान लेते हैं दिस इज F1। प्यारे बेटे यहीं पे ये -Q2 चार्ज एक और था मेरे पास, Q3 ये था। अब इसकी वजह से भी निकालना, तो क्या करो, सबसे पहले इसको इस तरह से जोड़ दोगे। और हम लोगों ने जाना कि जो कोलम्बियन फोर्स होता है वो क्या होता है प्यारे बेटे, अलोंग द लाइन जॉइनिंग काम करता है ना। तो प्यारे बेटे ये क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा। तो फिर हमारे पास इस तरह से क्या करना, ये हमारे पास F2 हो गया। अब इस बॉडी पर कितने फोर्स लग रहे थे, 2 फोर्सेस लग रहे थे, एक ये लगा रहा था और दूसरा ये लगा रहा था। तो हमारे पास 2 फोर्सेस की हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर लिया, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन किया। यानी कि आपको सबसे पहला काम क्या करना होगा, सुपरपोजिशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अगर कई सारे चार्जेस दिए गए तो सबसे पहला आपको काम करना होगा कि उस चार्जेस पर आपको जो जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करना होगा। क्या करना होगा, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। और जब वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कर लेंगे तो फिर उनको वेक्टर से क्या करना है, ऐड कर देना। समझ में आया ना, ये तरीका है, बहुत आसान है। पर देखिएगा मैं यहाँ पे समझाता हूँ। अब देखो बेटा इस क्वेश्चन को जरा देखते हैं, इस पर क्वेश्चन का क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। अब मुझे इस पर नेट फोर्स निकालना है, किस पे निकालना था बेटे, इस पर। तो चलो पहला काम जो हमने आपको बताया था, इस पर क्या करना होगा, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है किसका, फोर्सेस का। कितने फोर्स काम करेंगे, ये लगाएगा, ये लगाएगा, ये लगाएगा, ये स्वयं अपने ऊपर फोर्स नहीं लगाएगा। और एक बार सीख लेंगे ना प्यारे बेटे तो हर एक क्वेश्चन आएगा फिर आपको। अब देखो बेटा ये क्या, इस पर अगर सेम साइन चार्जेस है ना, तो ये क्या करेगा, रिपल कर देगा ना, बोलो प्यारे बेटे, कर देगा ना रिपल, ठीक है। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, F1, क्या कर देता हूँ, F1। अब आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है तो एक तरीका और कर लिया करिए, हम वी आर द सेल्फिश पर्सन, हम अपना काम चलाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्या, मैं इसको फर्स्ट चार्ज कह दूं, इसको सेकंड चार्ज कह दूं, इसको मैं क्या कर दूं, थर्ड चार्ज कह दूं, इसको क्या कर दूं, फोर्थ कह दूं। अब इसका फायदा क्या हुआ सर, फायदा ये हुआ, या आप फर्स्ट सेकंड नहीं करना चाहते, आप इसको A कर दीजिए, यहाँ पर क्या कर दीजिए मेरे बेटे, B कर दीजिए, यहाँ पे क्या कर दीजिए बेटा, C कर दीजिए, यहाँ पे क्या कर दीजिए बेटा, D कर दीजिए। अब आपको फायदा क्या मिले, जो F1 है वो किस पे काम कर रहा है बेटा, इस पर A पर रखे हुए चार्ज पर, लेकिन वो है किसकी वजह से, जो चार्ज D पर है। फायदा हो गया कि F1 भाई हम तो इसी पे निकाल रहे हैं ना फोर्स। तो पहले बेटे हम लोगों ने क्या कर दिया, देखो जरा, F1 इक्वल टू जो कि चार्ज कहां पर है, D पर है। समझ में आया कि नहीं आया। अब पहले बेटे जरा मैंने बताया सबसे पहले सुपरपोजिशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और सुपरपोजिशन का मतलब कई सारे चार्जेस रखे हो, किसी एक पर नेट फोर्स निकालना हो तो वेक्टर सम होता है सभी फोर्सेस का। अब वेक्टर, अब वो तो थ्योरेटिकल रहा पूरा, हमें बात करनी है यहाँ पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में सबसे काम पहला होगा उस चार्ज पर क्या करना है, सभी जितने फोर्सेस लग रहे हैं उनका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन का क्या करना है, वेक्टर। तो पहले बेटे हमारे पास देखो जरा, यहाँ पर हम लोगों ने कर लिया, क्या हो गया, ये F1 हो गया। अब पहले बेटे ये वाला किधर लगाएगा, ये भी रिपल करेगा, इधर कर देगा F2। तो बेटा F2 किसकी वजह से था, जो कि चार्ज B पर हमें पता रहेगा। अब बेटा ये भी तो लगाएगा, लेकिन तो मैंने क्या बताया सर, सबसे पहले उनको क्या करना, दोनों चार्जेस को लाइन से जोड़ लेना। सर यहाँ पे तो है ही नहीं, तो क्या करें, हम यहाँ पे जोड़ लेंगे।
ऐसे डॉट डॉट करके मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कूलम्बियन फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। जो सेंट्रल फोर्स होता है, इसलिए हमेशा जो फोर्स काम करता है वो जो दोनों चार्जेस को जोड़ने वाली लाइन के अलाउंग काम करता है। तो जब ये चार्ज इस पे फोर्स अप्लाई करेगा तो इस लाइन के अलाउंग करेगा। तो फिर प्यारे बेटे हम लोग इसको क्या करेंगे, ये मेरे पास क्या हो गया, F3 हो गया। बोलो बेटे F3 हो गया ना। तो मेरे पास F3 किसकी वजह से प्यारे बेटे, C की वजह। अब हमारे पास ये तीन फोर्सेस निकल आए। क्या निकल आएगा, F1 F2 F3। अब हमें रिजल्टेंट निकालना है। क्या निकालना है, रिजल्टेंट। तो प्यारे बेटे हमारे पास F वेक्टर इज इक्वल टू जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर। ये तो सब थ्योरेटिकल हो गया, अभी निकला कहां, अभी निकला क्या, नहीं निकला ना। तो चलिए अब यही से शुरू होता है प्यारे बेटे, क्या शुरू होता है, वेक्टर एनालिसिस। और वेक्टर एनालिसिस अगर जिन बच्चों को आता है वो तो बहुत अच्छे हैं, और नहीं आता तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आ जाएगा। एक दो वीडियो देखिएगा, मैं अभी यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। प्यारे बेटे यहाँ पे तीन फोर्सेस हैं। कितने फोर्सेस हैं, तीन फोर्सेस हैं। प्यारे बच्चों जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम लोगों ने किया है, जितनी मैंने आपको थ्योरी बताई उस थ्योरी को लिखना है। उस थ्योरी का इससे बेहतर आपको समझना है कि इन क्वेश्चंस को करना कैसे, ठीक है। थ्योरी तो सजाने के लिए थी, थ्योरी बताने के लिए थी कि जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो सभी फोर्सेस का वेक्टर सम होता है, ठीक है। जो लैंग्वेज मैंने लिखा है उसको नोट कर लीजिए। यहाँ पे देखते हैं बेटे, कंसंट्रेट करो प्लीज। तो बेटा कितने फोर्सेस हैं यहाँ पर, तीन। अब देखो वेक्टर आता है तुम लोगों में अच्छे से, आता है अच्छे से, नहीं आता वेक्टर बेटा, इसमें देख लेना तुम लोग। ओके ठीक है प्यारे बेटे, देखो जरा हम मान लेते 3 है प्लस ये 2 है, 3 है प्लस ये 7 है। अब मुझे इसको प्रोडक्ट क्या करना था, ऐड करना था। ये तो स्केलर है। अब यहाँ पे हम बहुत होशियार हैं, तो भाई 3 2 5 और 7 5 12 हो गया। लेकिन प्यारे बेटे अब एक साथ ना जोड़ के हम लोग अगर कई सारे फोर्सेस तो दो दो से करेंगे। क्या करेंगे, दो दो को ऐड करेंगे। ये बेसिक बता रहा हूँ, इट इज द फर्स्ट क्लास ऑफ द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। एक बार आप अच्छे से सीख लीजिए तो फिर सभी क्वेश्चंस आसानी से आएंगे। अब देखो जरा बेटा, मैं क्या कर सकता हूँ प्यारे बेटे, देखना जरा बहुत ध्यान से। F1 और F2 ये हमारे पास क्या है, दो फोर्सेस हैं और आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। तो मैं इन दोनों को आसानी से क्या कर सकता हूँ, जोड़ सकता हूँ। और इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा वो इसके साथ जोड़ दूंगा। बोलो भाई, जैसे मैंने बताया था 2 + 3 + 7, तो मैं पहले इन दोनों को जोड़ दूं और जो रिजल्ट आएगा उसके साथ जोड़ दूंगा। ये तो कर रहा हूं मैं। तो क्या करूं प्यारे बेटे, जरा देखो F1 और F2 को जोड़ रहा हूं। किसको जोड़ रहा हूं, F1 और F2 का। तो प्यारे बेटे F1 और F2 का रिजल्टेंट क्या होगा, थोड़ा देखिए। आप बहुत समझिएगा, कूलम्ब लॉ में थोड़ा बहुत ध्यान समझिएगा। F1 कितना हो गया प्यारे बेटे, बताओ F1 कितना होगा मिनिमम। F1 = कितना हो गया, कूलम्ब लॉ होता है क्या होता है, देखिए जरा कूलम्ब लॉ। एक मिनट बेटा, ये चार्जेस हैं, बहुत समझ लीजिएगा थोड़ा सा। कुछ एक चीजें और आपको बताता हूं जो हम लोग फॉलो करेंगे प्यारे बेटे। सबसे पहली बात जो आप आज मैं आपको बता रहा हूं, दिमाग में रख लीजिएगा। जब कभी भी कोई भी फार्मूला वेक्टर क्वांटिटी का यूज करेंगे, कौन सा, वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड जब आगे पढ़ेंगे वो भी कौन सी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। और आगे जो भी और टॉपिक आप पढ़ेंगे, ये बात दिमाग में रख लीजिए, जो मैं आपको फॉलो कर रहा हूं उसको फॉलो करेंगे। और बाकी जो बुक्स हैं, जो बाकी टीचर्स कराते हैं, उसमें वो उनकी प्रॉब्लम्स क्या, उनकी समस्याएं क्या है, हम अपना सेफ साइड क्यों चलेंगे, हम लोग अपना देखेंगे, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी का कोई भी फार्मूला होगा, उसमें जब हम कैलकुलेशन कर रहे होंगे, जब हम उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट कर रहे होंगे, तो चार्ज को साइन के साथ कतई नहीं रखेंगे। क्या बताया मैंने आपको, क्या बताया मैंने आपको, ये कन्वेंशन जो हम लोग फॉलो करेंगे। Whenever I am going to calculate numerical value of a quantity which is a vector quantity, यहां से आज से फिजिक्स में जैसे फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड में तो चार्ज नहीं आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा। तो अब मैं फोर्स का फार्मूला पढ़ता हूं 1/4πε0। अगर चार्जेस हमारे एयर में रखे हैं तो Q1 Q2 अपान कितना हो गया, r²। तो प्यारे बेटे इस फार्मूले में अब क्योंकि ये फोर्स की मैं न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल रहा हूं, इन दो चार्जेस के बीच में फोर्स कितना काम कर रहा है, तो जब मैं न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं, तो क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी थी तो मैं चार्ज को साइन के साथ नहीं रखूंगा। तो सर अच्छा नहीं रखेंगे, और जो लोग रखते हैं वो फिर क्यों रखते हैं और आप क्यों नहीं रखेंगे। तो प्यारे बेटे आप समझ लीजिए, क्योंकि सपोज दैट ये प्लस है और ये माइनस है, तो बेटा हमें पहले ही पता है कि प्लस और माइनस यानी कि दो अपोजिट चार्जेस हैं और इनके बीच में कौन सा फोर्स काम करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा। ये मुझे पहले से पता है ना, समझ में आया ना, ठीक है। अब अगर ये प्लस और प्लस है तो दोनों आपस में क्या करेंगे, रिपल करेंगे। तो मुझे बेटे जब इनका साइन पता है तो मुझे फोर्स की डायरेक्शन मुझे पता है कि अगर ये अपोजिट है ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अगर ये मेरे पास सेम साइन चार्जेस हैं, अगर ये पैरामीटर मेरे पास क्या है
सेम साइन चार्जेस हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। तो बहुत बेसिक है आज इस टॉपिक की हमारी। तो प्यारे बेटे एक्चुअल में देखो जरा, ये सेम साइन थे तो ये रिपल कर रहे थे, ये अपोजिट थे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, यानी जो साइन है चार्ज का वो ऑलरेडी फोर्स की डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आया ना? तो फिर हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन करते समय साइन को नहीं रखेंगे, ठीक है, नहीं रखना हमें, न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी और हम बता देंगे भाई कि अट्रैक्टिव फोर्स होगा कि रिपल्सिव फोर्स होगा। और जहां हमें ऐसे क्वेश्चंस में डायरेक्शन बतानी होगी तो हम लोग को वेक्टर के अकॉर्डिंग बताएंगे। तो सर जो बाकी बुक्स हैं वहां पे तो रखवाता है किसी बुक, अब देखो मैंने आपको बताया था कि हम लोग सभी तरीकों से जानेंगे कि बाकी कौन से दूसरे लोग क्या फॉलो कराते हैं। आपके टीचर से कुछ लोग हो सकता है कभी ऐसे कह दे कि फोर्स कैलकुलेट कर रहे हो तो प्लस है तो यहाँ पे क्या करो, मान लेते हैं +2 कूलम चार्ज है, और कहीं कहते हैं -3 कूलम चार्ज है। तो आप कैलकुलेशन कैसे करो, F = 1/4πε0 +2 - 3 अपान क्या करो r²। तो अब वो नेट फोर्स कितना आ जाएगा, नेगेटिव आएगा ना, देखो 2 3 जा जो भी आएगा माइनस में आएगा ना, प्लस माइनस माइनस। तो फिर वो आपको बताएंगे कि अगर वो माइनस आ जाए तो मान लेना ये कौन सा होगा, अट्रैक्टिव, अगर वो प्लस आ जाए तो मान लेना वो क्या होगा, रिपल्सिव। अरे भाई गजब है आप, ये क्यों इस तरह से रटा रहे हैं कि प्लस आए तो रटो, ये आए तो रटो। अरे हमें पहले ही पता है कि अगर अपोजिट है तो अट्रैक्शन है, सेम है तो रिपल्सन है। तो हम सीधा सा क्या करें, न्यूमेरिकल वैल्यू जब हम कैलकुलेट करते जा रहे हैं तो यहाँ चार्ज की क्या रखेंगे, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू रखेंगे, झंझट ही खत्म है हमारा। जो भी वैल्यू होगी, अगर +2 है -3 है, सीधे सब 2 और 3 रखेंगे, आंसर करेंगे। और हमें पता है ये कि ये अपोजिट है तो इनमें क्या होगा, अट्रैक्शन। तो क्या फॉलो करेंगे हम लोग जब भी कैलकुलेशन करेंगे किसका, वेक्टर क्वांटिटी का, वेक्टर क्वांटिटी जैसे फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल रहे होंगे तो चार्ज की सिर्फ वैल्यू रखेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू, साइन का कोई मतलब नहीं है। समझ में आ गया? जो चार्ज का साइन होगा वो क्या बताएगा, फोर्स की डायरेक्शन। यहां तक आप लोगों को अगर कोई डाउट हो तो मुझे बताओ प्लीज। तो डियर स्टूडेंट्स जस्ट सी हियर प्लीज, देखते हैं F1 की वैल्यू कैलकुलेट करना था, किसकी प्यारे बेटे, F1। तो बहुत अच्छे से देखिए F1 क्या होगा, F1 = प्यारे बेटे 1/4πε0। और F1 बेटा किनके बीच का फोर्स है, A पर जो चार्ज रखा हुआ और B पर जो चार्ज, यानी कि इसकी वजह से इसमें जो फोर्स काम कर रहा है ये हमें कैलकुलेट करने का। तो क्या है कूलम्स लॉ, एयर में रखे हुए तो 1/4πε0 Q1 Q2। तो Q1 का मतलब क्या हो गया, Q, और Q2 का मतलब हो गया Q। तो फिर पहले बेटे क्या करेंगे, Q और Q, तो डायरेक्ट मैं Q² कर देता हूँ। बेटा बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, A², क्योंकि ये हमारा स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर की साइड कितनी, A है, कैलकुलेट हो गया। बेटा इतना ही तो ये वाला भी आएगा F2 भी, बिकॉज ऑफ बीच की डिस्टेंस भी वही है और चार्जेस भी वही है, तो वही आएगा ना फोर्स, बोलो भाई। तो फिर हमारे पास F2 भी कितना आ गया मेरे बेटे, 1/4πε0 Q²/A²। अब देखो जरा, तो थोड़ी देर पहले भी हम लोगों ने किया था ना कि वेक्टर सम करके कि F1 F2 ये सब निकाले थे, अब इस तरह से आपको निकालना पड़ेगा। तो बेटा अब ये दोनों हम लोगों ने निकाल लिए ना, और प्यारे बेटे ये दोनों आपस में क्या है, 90 डिग्री पे। तो हम लोग एक जानते हैं वेक्टर एनालिसिस हम लोगों ने सीखा, देखो यहां से शुरू हो जाती है वेक्टर एनालिसिस। व्हेन द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे से, तो जो रिजल्टेंट होता है बेटा कैसा होता है, रिजल्टेंट जो होता है वो रिजल्टेंट जो होता है √A² + B²। जानते हो ना, पक्का जानते हो ना, सच में जानते हो, ओके। प्यारे बच्चों अभी मैं एक रूल सिखा रहा हूं, और वो रूल ये पूरे इंटरमीडिएट में बहुत बार आएगा। और वो क्या है जरा देख लीजिए, इतनी बार आएगा और इस पूरे टॉपिक में इतनी बार आ जाएगा, इतने क्वेश्चन उससे बनेंगे, बहुत ध्यान से सीखिएगा, ठीक है। देखिए प्लीज स्टूडेंट्स, प्यारे बेटे व्हेनेवर दे आर द टू वेक्टर्स, जब भी हमारे पास दो वेक्टर्स होते हैं, वेक्टर A एंड वेक्टर B, एंड दीज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड्स, ये किस पर इक्वल है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है, न्यूमेरिकल वैल्यू में इक्वल है, दैट इज A = B। बहुत ध्यान से सीखिएगा प्लीज, समझ में आया ना। तो प्यारे बेटे होता क्या है, इनका जो रिजल्टेंट होता है वो बिल्कुल बीचों बीच से जाता है। इफ दिस इज द थीटा, तो रिजल्टेंट क्या होगा, बीच से जाएगा, दैट इज θ/2 θ/2। समझ में आ गया क्या बोला मैंने आपको, क्या बोला मैंने आपको, अगर दो वेक्टर हैं, इफ दे आर द टू वेक्टर्स, वेक्टर A एंड वेक्टर B, राइट, एंड द थीटा इज एंगल बिटवीन देम, और उनके बीच में एंगल कितना प्यारे बेटे, थीटा है। देन इनका जो वेक्टर एडिशन होगा, जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, वो बेटा कहां से जाता है, बिल्कुल मिडवे से जाता है, बीच से जाता है।
मतलब अगर ये थीटा पे थे तो इधर थीटा बाई 2 थीटा बाई 2। क्लियर। और उस रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी प्यारे बेटे, r इज इक्वल टू होगा 2a cos थीटा बाई 2। अब क्योंकि a और b बराबर है तो इसे कर सकते हैं 2b cos थीटा बाई 2। इट इज हाईली इंपॉर्टेंट इन एडिशन रूल, ये याद रख लीजिए। और इतनी बार आएगा और इतने क्वेश्चंस में आएगा सुपरपोजिशन के कि हर एक मोस्टली 90% सुपरपोजिशन के क्वेश्चंस में ये रूल लगेगा। अब देखिए यहां लग रहा है कि नहीं लग रहा है, सर गजब आदमी लग रहा है क्या, जरा देखते हैं। यस लग रहा है। देखो बड़ा ध्यान से प्यारे बेटे, ये F1 था बेटा, ये F2 था और दोनों ही न्यूमेरिकल वैल्यू में बराबर है। देखो ओ सर, तब तो पता चल गया हमको कि इनका जो रिजल्टेंट होगा वो कहां से जाएगा, बिल्कुल बीचों बीच से जाएगा। और बीचों बीच से जाने का मतलब क्या बेटा, F3 के बिल्कुल ऊपर से जाएगा। या हम F3 और जो इन दोनों का रिजल्टेंट मान लेता हूं F12। समझ में आया ना, समझ में आया ना? मान सकते नहीं मान सकते? F12 बोले तो F1 और F2 का रिजल्टेंट है ना। तो बेटा क्या होगा रिजल्टेंट, मैंने बताया कि रिजल्टेंट बिल्कुल मिडवे से जाएगा। और क्या होगा, उसकी वैल्यू ये होगी। सर ये वाला नहीं लगाएंगे क्या, ये वो लगाते हैं जो कन्वेंशनल मेथड पढ़ते हैं। अरे भाई जब हमको ये पता है तो हम इसको लगाएंगे और ये बहुत यूजफुल मेथड है, हम ये क्यों लगाएंगे, ये सब क्यों लगाएंगे हम? तो प्यारे बेटे लगाते हैं, जरा करते हैं। तो फिर सर क्या होगा, सर इसका रिजल्टेंट 2 ए और बी में कोई एक। तो बेटा हम लोग किसको जोड़ रहे थे, F1 और F2 को। तो F1 या F2 में किसी एक को ले लीजिए। समझ में आया ना? जैसे यहाँ पर दो वेक्टर थे, वेक्टर ए वेक्टर बी, और इनको रिजल्टेंट क्या था R। तो बेटा यहाँ पे हम किसका रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, F1 और F2 का, यानी F1 F2 क्या है, ए और बी है। बोलो भाई, तो हम क्या कर सकते हैं, जरा वो वाला ये वाला फार्मूला लगाइए। तो रिजल्टेंट जो होगा 2a, a का मतलब हम मान लेते हैं F1 और cos, और बेटा बीच में एंगल कितना था 90, तो उस एंगल का क्या कर देना, हाफ कर देना। बोले तो कितना आ जाएगा 45। दिस इज, और मेरे बेटे क्या है, देखो देखो 2, और बेटा F1 की वैल्यू क्या है, F1 की वैल्यू क्या है, दिस वन ना। देखो जरा 1/4πε0 q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, और cos 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। आ गया रिजल्टेंट। तो प्यारे बेटे रिजल्टेंट कितना है, देखो जरा, ये बेटा 2 का मतलब √2 ना, तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा 1/4πε0 q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा √2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। ये 2 का मतलब होता है √2। ठीक है बेटा। तो बेटा ये F12 आ गया। मतलब क्या था, मेरे पास 3 थे ना फोर्स, तो 3 में हमने 2 को जोड़ा तो ये आ गया। अब ये जो रिजल्टेंट आया उसको किसके साथ जोड़ना पड़ेगा भी, F3 के साथ। बोलो भाई नहीं जोड़ना पड़ेगा क्या? अरे भाई 3 फोर्सेस थे तो F1 और F2 को जोड़ा और जो वैल्यू आई वो ये आई। हम मोटी बुद्धि वाले लोगों को बता रहे हैं कि 2, 3 और 7 थे, 3 फोर्सेस थे। यहाँ सीधे सीधे तो अभी वेक्टर है, वेक्टर एडिशन करना। तो बेटा पहले हमने इनको जोड़ा और ये आया 5। अब हम 5 प्लस क्या करेंगे, 7 को जोड़ेंगे, है ना। तो जरा पहले बेटे इसको रफ कर दो, जरा समझ में आ गया इतना, नीचे दो, ठीक है आपके पास सब लिखा होगा, बहुत ध्यान से लिखिएगा प्लीज। ओके, अब पहले बेटे जरा देखो, हमको ये भी पता चल गया कि F1 और F2 क्या थे, मैग्नीट्यूड वेक्टर थे, रिजल्टेंट यानी F12 बिल्कुल बीचों बीच से जाएगा इसी के ऊपर से। मतलब क्या हो गया, अब 2 वेक्टर, एक था F3 और एक इसी के ऊपर है क्या, F12। बोलो भाई ये पैरेलल हो गए, एक ही डायरेक्शन में हो गए। और whenever they are the two vectors in same direction, वेक्टर एडिशन, फिर से आ गया एक नेक्स्ट रूल कि जब 2 वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है, उनके सम के बराबर होता है, राइट ना। तो फिर हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स अब मैं निकाल रहा हूं, रिजल्टेंट क्या होगा प्यारे बेटे, F12 प्लस F3, सीधे सीधे जोड़ेंगे अब। When the two vectors are in same direction, resultant is equal to sum of the vectors। तो प्यारे बेटे हम तो इसकी वैल्यू तो निकाल ही चुके हैं, F3 की वैल्यू निकाल लेते हैं जरा। तो F3 की वैल्यू क्या होगी, जरा यहाँ पे देखो बेटा F3 क्या होगा, F3 बेटा किनके बीच का था, Q और Q इनके बीच का। तो चलिए निकालते हैं जरा, F3 F12 बेटा F3 कितना होगा 1/4πε0 Q, और बेटा Q स्क्वायर आ जाएगा Q into Q अपॉन बीच की डिस्टेंस। तो बेटा बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, देखो जरा बेटा ये A है, ये A है, तो डायगोनल हुआ ना। तो डायगोनल कितना होता है, √a। स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है, √a। अब रटना मत मारो, पाइथागोरस थ्योरम लगा देना। अगर नहीं आता है डायगोनल कितना होगा तो A और A पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लो, आ जाएगा ना। तो बेटा कितना आ जाएगा बेटा, √2a और का उसका होल स्क्वायर, r स्क्वायर होता है ना। बेटा क्या आ गया 1/4πε0 Q स्क्वायर अपन बेटा क्या आएगा 2a स्क्वायर। अब देखिए सब कुछ आ गया आपके पास। अब इन दोनों का रिजल्टेंट ये भी आ गया था,
और तीसरा भी आ गया। हमें नेट निकालना है तो क्या करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। पहले बेटे हवाबाजी मत ऐड कर देना कि पता लगा ये ऐसे वो ऐसे ऐसे जोड़ो 3 4 5 7, नो, वेक्टर एडिशन करना है। क्या तरीका सिखाया सुपरपोजिशन के क्वेश्चन करने का? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिप्रेजेंट द वेक्टर्स। उस चार्ज पे वेक्टर रिप्रेजेंट करो, कितने फोर्स काम कर रहे हैं वेक्टर फॉर्म में, और रिप्रेजेंट करने के बाद वेक्टर के अकॉर्डिंग क्या करो, उनको ऐड करो। तो ये है सुपरपोजिशन। वो थ्योरी भर से काम तो चल ही नहीं रहा था, थ्योरी तो कह रही थी वेक्टर सम कर दो। अब ये तरीका है वेक्टर सम करने का। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो पहले बेटे हम लोग क्या करें, सीधे से इसको ऐड कर देंगे। दैट इज वो कितना आ रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर रूट 2। और बेटे ये कितना आ गया, इसको यहीं पे आगे लिख देता हूं, ये नीचे लिख दो, कोई काम कोई दिक्कत तो नहीं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज द q स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। अब बेटा इसमें जितनी चीजें कॉमन हो कॉमन कर लेना, और जो भी कैलकुलेशन उसको क्या कर देना, सम कर देना। दिस इज योर आंसर। सर अभी 100% आंसर नहीं दिया आपने, सर क्या बच गया? फिर इतनी देर से पूरी कथा सुना रहे हैं, पूरा समझा रहे हैं, अब आगे क्या करना पड़ेगा बताओ बताओ। अभी कुछ कमी है क्या, कमी है क्या, बोलो बेटा। क्या नाम तुषार? शांतनु। तुम बताओ बेटा क्या कमी है इसमें, बताओ बताओ क्या कमी है बेटा? अभी कमी है, पता है कमी क्या है? यार वो तो बेटा कमी ये है मेरे प्यारे बच्चों, हमने अभी सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू दी है। मैंने पूछा था इस पर कितना फोर्स काम कर रहा है, तो whenever I am asking how much force acting on this body, this charge means you have to give the force। और फोर्स में दो चीजें हैं प्यारे बेटे, न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन। तो you have to give the direction also। तो डायरेक्शन क्या होगी, क्या होगी डायरेक्शन? देखो बेटा सीधी सी बात है, इन दोनों को जोड़ा था तो इन दोनों का नेट इधर आया था ना, ये देखो दिखाया यहाँ पे F12 और F3 क्या है उधर। तो प्यारे बेटे अब दो ही बचे, पहले 3 थे, अब क्या बचे 2, और 2 को जोड़ देंगे तो बचेगा 1, और जो रिजल्टेंट आएगा वो 1, उसकी डायरेक्शन क्या? तो बेटा यहाँ पर दो वेक्टर क्या है, सेम डायरेक्शन में, तो उनका जब whenever the two vectors are in their same direction then resultant क्या होगा, वह भी उसी डायरेक्शन में होता है। ठीक है, अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो रिजल्ट भी क्या होता है, उधर ही होता है। तो प्यारे बेटे रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, F की डायरेक्शन में यहां पे लिख देता हूं। तो प्यारे बेटे हमारा F किधर होगा, इधर होगा। एग्जाम में कुछ हो जाएगा लेकिन 6,000 नंबर दे देगा, ये वेक्टर समझ में आया ना? दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स। क्लियर है? दिस चार्ट पर रिजल्टेंट, ये सुपरपोजिशन था। प्यारे बेटे सुपरपोजिशन के क्वेश्चंस आपका पीछे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस सुपरपोजिशन के होंगे। यहां आप फोर्स निकालोगे, आगे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, मैग्नेटिज्म पढ़ोगे तो मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, और अगर वेक्टर नहीं आता तो प्रॉब्लम रहेगी। प्लीज घर में जाइए, वीडियोस को देखिए, वेक्टर पूरा अच्छे से पढ़ लिए, वेक्टर में एडिशन सीखना अच्छे से, ठीक है ना? फर्स्ट बच्चे प्यारे हैं बेचारे। डियर स्टूडेंट्स जस्ट हियर प्लीज। तो सुपरपोजिशन का जो प्रिंसिपल हम लोग पढ़ रहे थे, तो थ्योरी में केवल उतना वहीं तक लिखना है जहां तक सजाना था, और उस थ्योरी का ज्यादा थ्योरी में सिर्फ यही जानना था कि जो रिजल्टेंट फोर्स है वेक्टर सम के बराबर होता है इंडिविजुअल चार्जेस के द्वारा जो फोर्स लगाया गया, और वो मैंने आपको क्वेश्चन समझाया। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, सुपरपोजिशन के क्वेश्चंस करेंगे। आई एम प्रोवाइडिंग यू अ क्वेश्चन, यू हैव टू बी कैलकुलेट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन these are the three charges q minus q and minus, right? There are the three charges q minus q and minus q, right? अच्छा एक और दे देता हूँ। कुछ ज्यादा मुस्कुरा रहा है वो लड़का, तो मैंने कहा शायद बहुत आसान दे दिया मैंने, मैं एक ये दे देता हूँ। चलो ये मैं now these are the two questions related to the superposition principle, and you have to calculate the force on charge which is placed at B, sorry placed at A। ठीक है, I think you understand my question। मैं समझता हूँ कि आप मेरे क्वेश्चन को समझ चुके हैं सभी लोग। फिर से देख लीजिए प्यारे बच्चों, कंसंट्रेट हियर प्लीज, 1 मिनट प्लीज। ठीक है, अभी उसको चलने दो। आप अपने साथ एक कॉपी जरूर लेके रखो, उसमें जो भी हम लोग एक्स्ट्रा पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स प्लस जो भी एक्स्ट्रा थॉट्स हमारे पास आएंगे रिलेटेड टू द टॉपिक्स, वो आप वहां पे लिखो। तो प्यारे बेटे हम लोगों ने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराए, फिर और अभी क्वेश्चंस कराऊंगा। तो हियर आर द टू क्वेश्चंस। ठीक है, इन दिस दे आर द चार्जेस q minus q प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या है प्यारे बेटे, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है।
मेरे जो ऑनलाइन बच्चे हैं वो पहले क्वेश्चन को नोट कर लिया करें, ठीक है, पॉज करके वीडियो क्वेश्चन को देखो। एक चीज बताऊं मेरे बच्चों, आप फिजिक्स में बाकी लोगों से आगे कब निकलोगे, जब न्यूमेरिकल्स में क्या होगी, कमांड होगी, कॉन्सेप्ट में क्या होगी, कमांड होगी, ठीक है। और न्यूमेरिकल्स करने का बेस्ट तरीका क्या होता है, जस्ट रीड द क्वेश्चंस अप टू व्हेन यू डोंट अंडरस्टैंड अबाउट द क्वेश्चन। क्वेश्चन को एक बार, दो बार, तीन बार अच्छे से पढ़िए, जब तक आप उस क्वेश्चंस में क्या पूछा जा रहा है इसके बारे में समझ नहीं जाए, ठीक है। जो डेटा दिया उसको अच्छे से नोट करिए, देन उसको ट्राई करना शुरू करिए, ठीक है ना। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना जरूरी है। तो प्यारे बेटे क्वेश्चन क्या था मेरे पास, हियर आर द थ्री चार्जेस q minus q, these are the placed at the corners of a equilateral triangle and you have to calculate the resultant force on charge which is placed at A। ये क्वेश्चन अपनी लैंग्वेज में भी नोट कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है मेरे पास कि मेरे पास तीन चार्जेस हैं q minus q plus q and you have to calculate the force on charge which is placed at A। This is also equilateral triangle। ओके प्यारे बेटे, ये जो मेरे पास जस्ट सामने बच्चे बैठे हुए ये क्या करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे, और आप तब भी क्या करो, तब तक इसको कंप्लीट करो, मैं वीडियो को पॉज